हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका नेमी सर। क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 आज लेकर आए हैं और इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्योंकि बेसिकली देखिए सेल का काम क्या होता है, वो फंक्शन क्या करता है। सेल के अंदर जैसे कि आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होंगे उसमें जो सॉल्यूशन भर रखा होता है इलेक्ट्रिक सेल में, उसमें जो चार्जेस हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है उस केमिकल एनर्जी को। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक सेल। इट इज इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब बेसिकली देखिए सेल 2 टाइप के होते हैं। अगर बात करें सेल की तो ये एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा सेल होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। व्हाट इज प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल बेसिकली अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जिनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। यूज एंड थ्रो बोल सकते हैं। ये यूज एंड थ्रो सेल होते हैं, इसमें आप इनको वापस रिचार्ज कर सकते हैं। व्हाट इज प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनको ओनली एक ही बार अपन यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल को आप बार बार यूज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल अगर देखें, आपको ध्यान रखनी स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल जो इस चैप्टर में आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैनियल सेल, सेकेंड होता है लैग्रेंज सेल। पोटेंशियोमीटर जो टॉपिक आएगा उसमें आपको बताया जाता है डिटेल से कि डैनियल सेल क्या है, लैग्रेंज सेल क्या है। अभी खाली आप इतना सा याद रखेंगे कि प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं डैनियल सेल, लैग्रेंज सेल एंड ड्राई सेल। ड्राई सेल जो वॉल क्लॉक में लगता है। बात करें सेकेंडरी सेल तो लिथियम आयन बैटरी। जैसे कि आपने मोबाइल का जो मोबाइल जिसमें आता है उसका अगर कवर देखा है मोबाइल का तो उस पर लिखा रहता है Li-ion बैटरी, तो इसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। निकल कैडमियम बैटरीज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेल। सेल में ही बेसिकली 3 टर्म्स यूज किए जाते हैं। पहला टर्म है EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और थर्ड है आपका इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स और वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है समझिए इधर। EMF की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो EMF होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि फोर्स लिखते ही एक टाइप का फोर्स हो गया, बिल्कुल ही एक टाइप का फोर्स नहीं है, ये भी एक टाइप का पोटेंशियल ही होता है। सेकेंड टर्म है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस नाम से पता चल रहा है कि सेल के जो 2 टर्मिनल्स होंगे, जो 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, उन इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बट किस कंडीशन में होता है उसको अपन बात करेंगे अभी। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के अंदर का रेसिस्टेंस। सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आयंस होता है उनके जो फ्लो में अपोजिशन आएगा उसको बोला जाएगा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सबसे पहले बात करते हैं अपन EMF की। देखिए होता क्या है कि जैसे अपन बात करें किसी भी बैटरी की, तो बैटरी का सिंबल कुछ ऐसा होता है। सेल अगर बात करें अपन किसी भी सेल की तो सेल का सिंबल कुछ ऐसा होता है। अब इसमें क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है एक जो इलेक्ट्रोड होता है इसको अपन पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को नेगेटिव साइन से। तो ऐसा बेसिकली होता क्या है, कोई भी सेल होता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसको अपन इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। ये यहां पर हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें अपन ने 2 इलेक्ट्रोड डिप किए, 2 इलेक्ट्रोड बना दिए यहाँ पर इस सेल के अंदर। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। तो ये बेसिकली उन्हीं इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है
कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एक टाइप का फोर्स लगता है। फोर्स जो लगता है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। कहने का मतलब इन चार्जेस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर जो फोर्स लगेंगे, फोर्स किस पे लगेंगे? बेसिकली वो जिन आयन से बना, जिन मॉलिक्यूल से बना हुआ है उन पे आपस में फोर्स लगता है। वो फोर्स किस टाइप का होगा? वो फोर्स होगा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई भी इसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, किसके? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के। सो ये एक इधर चला गया, ये इधर गया। मान लीजिए कि पॉजिटिव वाला इस तरफ गया और नेगेटिव वाला इस तरफ गया। तो पॉजिटिव वाला इस तरफ जाने की वजह से ये इलेक्ट्रोड आपका बन जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये बन जाता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये बन गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये बन गया आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव बना, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हुई? सो वो होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज, लेट सपोज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऊपर तक है, यहाँ तक ये भरा हुआ, लेट सपोज मान लेते हैं। सो यहाँ पर कोई चार्ज है Q, वो पॉजिटिव नेचर का है। अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स इक्वल्स टू होता है आपका QE। अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। सो इस पे फोर्स लगा कुछ ऐसे। सो आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज जो है वो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होता तो वो जाता पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो फोर्स लगा इनसाइड द सॉल्यूशन वो होता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का। इसके बाद इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। सो अब ये जो चार्जेस जो है किसके? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, या अपन बोल सकते आयंस। उन आयंस पे ऐसे फोर्स लगा तो पॉजिटिव आयन गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव आयन गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दिया B। सो पोटेंशियल ऑफ A इलेक्ट्रोड इज गिवन एज V पॉजिटिव। इसका जो पोटेंशियल है वो V पॉजिटिव होगा, B का जो पोटेंशियल है वो V नेगेटिव होगा। A का पोटेंशियल V पॉजिटिव, B का पोटेंशियल हो गया माइनस V नेगेटिव। कहने का मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगा इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे रहेगा, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्ज आके इस पे एक्यूमुलेट हो रहे थे जब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का फोर्स लग रहा था। सो ये पॉजिटिव पोटेंशियल बन गया, ये नेगेटिव पोटेंशियल बन गया। दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अपन देखें तो आप क्या लिखेंगे? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सो ये बन जाता है V प्लस प्लस V माइनस, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन A एंड B, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज EMF ऑफ सेल। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज EMF ऑफ सेल। देखिए कहने का मतलब ये है कि बेसिकली देखिए अपन ने अभी सेल से कोई भी करंट नहीं ली है, ना ही उसको अपन ने किसी बैटरी से चार्ज करा है अभी तक। सो ये जो सेल किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करा है अभी तक। सो इसमें अभी तक जब तक कोई करंट ड्रॉ नहीं की जाती सेल से, सो तब तक दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोला जाएगा EMF ऑफ सेल। सो देखिए बेसिकली EMF जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? जब उसमें फ्लोइंग करंट जीरो हो, जब उस सेल से अपन ने कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करी हो, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको लिखते हैं अपन EMF एंड रिप्रेजेंटेड बाय E। अगला आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या होता है कि ये जो सेल अपन ने लिया है, ये सेल का सिंबल है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया अपन E से। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। सो ये जो सेल है इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस है
उनको फ्लो कर होने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर हिंड्रेंस आएंगे, उनके बीच में अपोजिशन होगा, अपोज करेगा वो लिक्विड। तो उस अपोजिशन की वजह से जो रेसिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस और आयंस थ्रू इट। जब इसमें से जब ये पास करेंगे तो उस टाइम जो उनको रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसको बोला जाता है इंटरनल रेसिस्टेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। सो अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये सेल का अपन ने सिंबल बनाया, इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है स्मॉल आर। सो ये तो हो गया ईएमएफ ऑफ सेल और ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सो यहाँ तक अपन ने बात कर ली व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। अब क्या होता है कि सेल जो होता है उसको जैसे ही किसी सर्किट में अपन ने लगाया, लेट सपोज यहाँ पर कोई भी रेसिस्टेंस है आर, इसको अपन लोड भी बोल सकते हैं, कोई भी डिवाइस अपन ने कनेक्ट कर दी, कोई भी अपन बोल सकते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस आर जो है वो हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, आर यहाँ पर हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ इस वे में अपन डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल। सेल के जो दो टर्मिनल्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप जब उसमें से कुछ करंट ली जाती है। देखिए आपको बेसिक डिफरेंस ये समझना है इसमें कि एक होता है ईएमएफ ऑफ सेल और दूसरा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। डिफरेंस ये है कि ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल में से कोई भी करंट नहीं ली गई है। कोई भी करंट नहीं लेने का मतलब सेल जो है अपनी ओरिजिनल न्यू पोजीशन के अंदर है, जैसा आप उसको स्टार्ट करा था इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल के, जैसा उसकी ओरिजिनल स्टेट में वो है। जब मैंने यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया, आर इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसका नाम अपन ने दिया है लोड, स्मॉल आर यहाँ पर है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इसको डिफाइन करते हैं V से, ईएमएफ होता है E। अब यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब इसमें से कुछ करंट ली जाती है। तो मान लिए यहाँ पर रेसिस्टेंस R कनेक्ट करा है अपन ने, तो यहाँ से करंट फ्लो करी, लेट सपोज I, ओके, करंट फ्लो करी यहाँ से I। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो अपने को पता है कि ये वाली जो आपके नीचे वाले दोनों कंपोनेंट है, ये हो गया सेल और ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस। इनके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये मैंने मान लिया लेट सपोज V है। अगर ये V है तो इसके रेस्पेक्ट में भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा, बिकॉज ये दोनों जो ब्रांचेज है, ये दोनों जो अपन बोल सकते हैं दो डिफरेंट वायर्स है, इसका फर्स्ट एंड से कनेक्ट है, सेकंड एंड से कनेक्ट है। दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है। सो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू आई आर? यहाँ से आपने देखा V इक्वल्स टू आई आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो V क्या लिख सकते हैं? सो देखिए V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पॉइंट मैंने C लिया है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C? वो हो गया आपका ईएमएफ ऑफ सेल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B? जितनी करंट इसमें से फ्लो करी और जितना इसका रेसिस्टेंस है। सो बेसिकली अगर मैं ये बात करूं कि मेरे को V लिखना है, सो V क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब इसको क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकालना है तो कंप्लीट V है, यहाँ पे कितना कंजप्शन हुआ? यहाँ पे कंजप्शन हुआ E का, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ कंजप्शन हुआ, तो हुआ तो बेसिकली इसी में से है। टोटल ये है, इतना यहाँ पर है और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर कितना होगा, तो करंट यहाँ फ्लो कर रही है I, R इसका रेसिस्टेंस है।
क्योंकि अपने को बेसिकली क्या देखना है, यहाँ पे पोटेंशियल देखना। पोटेंशियल क्या होता है, करंट इनटू रेसिस्टेंस, और यहाँ पर तो पहले से ही पोटेंशियल है E। सो V कितना हो जाएगा, E माइनस IR, बिकॉज इसके रेस्पेक्ट में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। V इक्वल्स टू कितना हो गया, E माइनस IR। तो ये फॉर्मूला आता है और ये रिलेशन आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ सेल के बीच में। तो यहाँ पर आ गया V इक्वल्स टू E माइनस IR। सो V की वैल्यू क्या है, E माइनस IR, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज एक और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कंडीशन मैंने ली, आप देख पा रहे हैं सेल से करंट बाहर जा रही है, तो इसका मतलब हुआ ये जो फॉर्मूला आया ये किसके लिए आया, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के लिए। ये आपका फॉर्मूला आया डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के लिए। अच्छा, सेल अगर चार्ज हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, इस करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। तो इस बार जो पोटेंशियल ड्रॉप की जो वैल्यू है वो माइनस ना होके EMF से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पोटेंशियल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कम होगी EMF ऑफ सेल। आप देख ही पा रहे हैं E में से कुछ माइनस करा तभी तो ये आया, मतलब E की वैल्यू ज्यादा है V से ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। बट चार्जिंग ऑफ सेल में क्या होगा, चार्जिंग ऑफ सेल में ये हो जाएगा V इक्वल्स टू E प्लस IR। ये किसकी कंडीशन है, व्हेन सेल इज चार्ज्ड। जब सेल चार्ज हो रहा है तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, V ग्रेटर देन होगा EMF से। सो ये दोनों कंडीशन एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि जब डिस्चार्जिंग हो रहा है तब EMF ऑफ सेल हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है, और जब सेल चार्ज हो रहा है तो इस केस में इसमें करंट आती है बेसिकली, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स उसको करंट प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF ऑफ सेल से ग्रेटर हो जाती है। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो यहां से आया IR इक्वल्स टू E माइनस IR। यहां से अगर मेरे को रिलेशन निकालना हो, ओके, यहां से अगर मेरे को रिलेशन निकालना हो, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, कहने का मतलब है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। सो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए एक रिलेशन तो आपका ये आता है। अब इसको बहुत सारे तरीके में आप ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा व्हाट इज I इंटू R, ये होता है पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। होता क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, IR। सो I क्या हो जाएगा, V बाई R। तो इस I की जगह भी अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं V बाई R। तो बेसिकली फाइनल फॉर्मूला जो होता है इंटरनल रेसिस्टेंस का, ये निकल के आता है E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। This is the relation between internal resistance of cell, EMF of cell, terminal potential difference and external resistance connected through the circuit। तो ये आपका रिलेशन होता है। So internal resistance की अपन बेसिक बात कर चुके हैं कि ये रेसिस्टेंस होगा जो किसके थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, ये प्रोवाइडेड हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। उसके अंदर जो आयंस हैं, जो चार्जेस है, उनके फ्लो में जो अपोज प्रोवाइड करा जा रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको नाम दिया गया है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब इसमें आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस किस पे डिपेंड करेगा। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए कोई भी सेल है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड्स है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए रेसिस्टेंस कब ज्यादा होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस अपन बात करते हैं। यहां पर कोई आयन है पॉइंट A पर, इस आयन को यहां से यहां मूव करना है एक तो। दूसरी कंडीशन ये है कि मैंने इलेक्ट्रोड्स को दूर दूर रख दिया। अगर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड बढ़ जाए तो इसको मूव करने के लिए ज्यादा पाथ कवर करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा पाथ उतना ही ज्यादा अपोजिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की, लेट्स सपोज डिस्टेंस इज D,
डिस्टेंस इज d। सो अपन बोल सकते हैं नंबर फर्स्ट कंडीशन, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस d के। डिस्टेंस d किसके बीच में है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। चलिए सेकंड कंडीशन पे आते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंटरनल रेसिस्टेंस और ज्यादा कब हो सकता है, और ज्यादा कब हो सकता है? जब मैं इस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट बना दूं। कॉन्सेंट्रेट आप समझ पा रहे होंगे, कॉन्सेंट्रेट जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ऐसे बोल सकते हैं काफी इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप विस्कोसिटी पढ़ते हैं, इट इज द फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो इस जो लिक्विड है इसकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा अगर ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। सो नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसके अलावा और किस पे डिपेंड करता है इंटरनल रेसिस्टेंस? सो देखिए R की जो वैल्यू है, अब बात कर लेते हैं ये जो इलेक्ट्रोड्स आपने लिए हैं इनका डिप्ड एरिया कितना है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में कितने वो डूबे हुए हैं। अगर उनका जो डिप्ड एरिया है अगर वो ज्यादा होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता है हमेशा। ये जो प्लेट्स इलेक्ट्रोलाइट्स अपन ने लिए, इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी इलेक्ट्रोड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जितना ज्यादा इस लिक्विड के अंदर डिप रहेगा उतना ही इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कम होगा। सो अपन बोल सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यहां पर क्या है? एरिया ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड्स। नंबर फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर ठंडा ले लिया आपने, मतलब टेम्परेचर उसका कम है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस कम करने के लिए अपने को इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा लेना पड़ेगा। सो ये कुछ फैक्टर्स है जिसपे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक कर्व्स। करेक्टरिस्टिक कर्व्स का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स थे जैसे E हुआ, V हुआ, R हुआ, स्मॉल r हुआ, इनके बीच में ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसा होगा। सबसे पहले E वर्सेज R। सो देखिए अगर आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं E वर्सेज R के बीच में, सो E क्या है? E इज द EMF ऑफ सेल। R क्या था? तो जैसा कि अपन ने सर्किट में ड्रॉ करा था, ये हो गया कैपिटल R, ये हुआ स्मॉल r, यहां पर हो गया EMF ऑफ सेल। सो देखिए क्या इसकी वैल्यू EMF ऑफ सेल पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल नहीं। बोथ द वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि आप इसकी कुछ भी वैल्यू ले लीजिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसकी कुछ भी वैल्यू ले लीजिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना। सो कहने का मतलब है EMF ऑफ सेल जो होता है वो रेसिस्टेंस R पे इंडिपेंडेंट रहता है हमेशा। सो इसके साथ इस पे कोई चेंज नहीं होगा। कितना भी रेसिस्टेंस आप ले लीजिए E की वैल्यू हमेशा उतनी ही रहेगी। कांस्टेंट क्यों है अगर आपसे पूछा जाए तो बिकॉज EMF ऑफ सेल क्या होता है? इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल। जब उसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जाए, तो जब करंट ही ड्रॉ नहीं करी तो वहां रेसिस्टेंस लगाएंगे क्यों? अपन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कहने का मतलब है यहां से अपन ने कोई करंट ही नहीं ली, कुछ ऐसा सर्किट है। सो R पे वो इंडिपेंडेंट होगा। सेकंड ग्राफ है आपका V वर्सेस कैपिटल R। सो बात अगर करते हैं V वर्सेस कैपिटल R की, सो यहां से अपन ने माना करंट I फ्लो कर रही है, अब आ गया ये V, तो कहने का मतलब करंट फ्लो करनी चाहिए। क्या इस सर्किट में आप मेरे को I की वैल्यू बता सकते हैं? I इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई R। सो V यहां पर क्या है? EMF। R कितना हो गया? ये दोनों सीरीज के अंदर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है? इसके लिए अगर अपन याद यूज करें ओम्स लॉ का, सो V इक्वल्स टू होता है IR। सो V इक्वल्स टू I की वैल्यू होगी E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। देखिए ग्राफ बनाना है V वर्सेज R का। सो R यहाँ ऊपर भी है, R यहाँ नीचे भी है, तो कुछ मैथमेटिक टेक्निक आपको यूज करनी है जिससे कि ये R एक ही बार आ जाए।
तो इसके लिए क्या करा, नीचे से r अगर मैं कॉमन ले लूं, देखिए नीचे से अगर r कॉमन ले लिया सो v इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये बन गया 1 प्लस r बाई कैपिटल R इंटू कैपिटल R, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v, v बिकम्स e बाई 1 प्लस r बाई स्मॉल r। अब इसमें अपन इजी वे से v वर्सेज r का ग्राफ बना सकते हैं। देखिए जब बात करेंगे v वर्सेज r, सो उस टाइम आपका EMF ऑफ सेल शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल जो बचेंगे वो बचेंगे v और r। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने r की वैल्यू देखिए 0 ले ली, जैसे ग्राफ मैंने ड्रॉ करा। अब जो मेरा ग्राफ है वो है v वर्सेज r के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो जब रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सो यहाँ 0 पुट करा, r अपॉन 0 मीन्स इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो v की वैल्यू भी कितनी है 0। सो यहाँ पर v की वैल्यू आ गई 0। जब मैंने r की वैल्यू बढ़ा दी, अब देखिए मैंने r की वैल्यू बढ़ा के कितनी कर दी, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा के कर दी है स्मॉल r, कितनी कर दी स्मॉल r। तो इस केस में v कितना होगा, स्मॉल r कैंसिल आउट, 1 1 1 प्लस 2, सो v बिकम्स e बाई 2। लास्ट कंडीशन में r की वैल्यू ले ली इनफाइनाइट के इक्वल, सो ये हो जाएगा आपका 0, 1 प्लस 0 इज 1, तो ये v किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा e के इक्वल। इन तीनों का यूज करके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। सो ये वैल्यू होगी r इक्वल्स टू 0, ये होगी r, जब 0 है तब v भी 0, r जब r की इक्वल है तब v की वैल्यू यहाँ पर है e बाई 2, जब r की वैल्यू इनफाइनाइट है तब v की वैल्यू है e के इक्वल। कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है e के इक्वल जब रेसिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो। देखिए आप ये समझ भी सकते हैं कि जैसे वो सर्किट था अपना, ये कैपिटल R, ये इंटरनल रेसिस्टेंस, ये EMF ऑफ सेल, इसकी वैल्यू जब इनफाइनाइट है तो इस सर्किट में से कितनी करंट फ्लो करेगी। तो आपको पता है रेसिस्टेंस अगर मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम होगी। आइडियल कंडीशन में अगर R की वैल्यू इनफाइनाइट है तो यहाँ से करंट हो गई 0। कहने का मतलब ये सर्किट हो गया ओपन सर्किट की तरह, तो इसके बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका EMF होगा। सो यही बात यहाँ पे की जा रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू E। अच्छा, जब रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू जब 0 है, तो इस केस का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम करंट वहां पर फ्लो करेगी, तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका 0 होगा। R की वैल्यू अगर स्मॉल r के इक्वल है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF का हाफ हो जाता है। सो इस केस में इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और वो कहां पर आई है, इन्फिनिटी पे। सो ये था ग्राफ बिटवीन V वर्सेस कैपिटल R। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है बिटवीन V वर्सेस I। सो V और I में क्या रिलेशन था सेल के लिए, सो अपन ने लिखा था V इक्वल्स टू E माइनस IR। सो जैसे कि अपन ने ग्राफ जब पढ़ा था बेसिक मैथमेटिकल टूल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेसिक मैथमेटिकल टूल, तो इस चैनल का बेसिक मैथमेटिकल टूल के नाम से वीडियो बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सो ग्राफ में आपको ये बताया गया था कि जब मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना हो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में, ये ले लिया मैंने V और यहाँ लिया है I। सो V कौन सी एक्सिस पर है, ये हो गया Y एक्सिस पर, I कौन सी एक्सिस पर है, ये हो गया X पर। तो y इक्वल्स टू x जैसे ही आपने देखा तो समझ में आया, अच्छा स्ट्रेट लाइन का कर्व है। अब x के साथ में क्या होता है, m होता है, x के साथ क्या होता है, m। सो ये तो था x, इसके साथ हो गया m, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी c की, और ये यहाँ पर आया नेगेटिव का साइन। सो इसको थोड़ा सा करेक्ट लिखे तो y इक्वल्स टू आप देख पा रहे हैं ये हो रहा है माइनस mx प्लस c। तो यहाँ पर m की वैल्यू नेगेटिव है, कहने का मतलब ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो आपको पता है c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ से कुछ कर्व स्टार्ट होगा, स्लोप आपका नेगेटिव है तो इस वजह से ऐसा कुछ कर्व बनेगा, और इसका स्लोप कितना होगा सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप कितना है इसका,
इसका स्लोप है -r के इक्वल। और ये c की वैल्यू कितनी है, तो c की जो वैल्यू है वो है EMF ऑफ सेल के इक्वल। सो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, अच्छा यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे। सो देखिए ये कौन सी एक्सिस है, आई एक्सिस। आई एक्सिस पे E की वैल्यू 0, आई एक्सिस पर E की वैल्यू 0। सो इस केस में क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू 0 माइनस IR। सो I की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, सो I की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, सॉरी V यहाँ पे 0, सॉरी V की वैल्यू 0 करनी, आई एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 है, V 0, और ये हो गया आपका E। सो I बिकम्स E बाई R। सो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट पर जो करंट है E बाई R के इक्वल। यहाँ पे करंट कितनी है, 0। यहाँ पर EMF की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, E के इक्वल। सो ये हो गया आपका ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I के बीच में।